हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन, जिसमें अब तक हम लोगों ने टाइप ऑफ सॉल्यूशंस को देखा था। उसके बाद हम लोगों ने कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स को देखा था, जैसे मोलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट। इसके बाद हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी के कंसेप्ट को समझा, हेनरी लॉ को समझा और उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आपने हेनरी लॉ तक के क्वेश्चंस को कर लिया होगा। अब हम लोग एक नए कंसेप्ट को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। देखिए वेपर प्रेशर, पहले तो यहाँ पे टर्म आया वेपर प्रेशर क्या होता है। सिंपली कोई भी लिक्विड वेपर में जब कन्वर्ट होता है, फॉर एग्जांपल एक ये लिक्विड था, मान लीजिए कंटेनर, एक ये लिक्विड इसमें भरा हुआ था, उस लिक्विड के कुछ पार्टिकल्स वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हुए होंगे और वो वेपर इस लिक्विड के सरफेस पर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी। उस प्रेशर को आप क्या बोल देंगे? वेपर प्रेशर। या सिंपली देखें तो वेपर्स के द्वारा लिक्विड के सरफेस पर एक्सर्ट होने वाला प्रेशर क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर कहलाता है। दूसरा टर्म यहीं पे क्या दे रखा है? लिक्विड सॉल्यूशन। हम लोगों ने वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ द सॉल्यूशन में डिस्कस किया था टाइप ऑफ सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन या तो सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं या गैसियस हो सकते हैं। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट सॉलिड होता था तो सॉल्यूशन भी सॉलिड होता था। अगर फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट लिक्विड होता था तो सॉल्यूशन भी लिक्विड सॉल्यूशन होता था। तो यहाँ पर हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा कौन होगा? लिक्विड होगा। लेकिन सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, मे बी सॉलिड, मे बी लिक्विड और मे बी गैस। लिक्विड सॉल्यूशन किसी भी सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट पर मिलाने पर क्रिएट होता था। तो हम लोग ऐसे लिक्विड सॉल्यूशन को लेकर के यहाँ वेपर प्रेशर को डिस्कस करेंगे। एक्चुअलिटी में जब आप गैस को एज ए सॉल्यूट लेते थे तो गैस को जब लिक्विड में डिसॉल्व करते थे तो उसमें प्रेशर के इंटरप्रिटेशन को या आप वेपर प्रेशर के कंसेप्ट को हेनरी लॉ में डिस्कस कर चुके हैं। तो गैस को जब लिक्विड में डिसॉल्व कराएंगे तो ये कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अब हमें दो चीजें पढ़नी है, लिक्विड को लिक्विड के साथ मिक्स करें या सॉलिड को लिक्विड के साथ मिक्स करें। देखिए यहाँ पर जो दोनों के दोनों कंपोनेंट हैं, चाहे वो सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, दोनों के दोनों कैसे हो सकते हैं? वोलेटाइल हो सकते हैं। देखिए वोलेटाइल क्या होता है? वोलेटाइल, वोलेटाइल हम लोग ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता हो, जो वेपराइज होने की क्षमता रखता हो, जिससे वेपर बने या वेपर प्रेशर को जो एक्सर्ट कर सके। तो वेपर प्रेशर हम लोग उसी कंपोनेंट की बात कर सकते हैं जो वोलेटाइल हो, और वोलेटाइल यहाँ पर दोनों कंपोनेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस बेसिस पे कि सॉल्वेंट का नेचर क्या है या सॉल्यूट का नेचर क्या है, हम लोग दो तरीके के सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर को डिस्कस करेंगे, एक लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में और दूसरा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। तो पहला हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वेपर प्रेशर इन लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर इन लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। देखो जब आप लिक्विड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में मिलाने वाले हैं तो याद रखना दोनों के दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल होंगे। बोथ द कंपोनेंट आर वोलेटाइल। दोनों के दोनों कंपोनेंट्स कैसे होते हैं? वोलेटाइल होते हैं। और जब दोनों कंपोनेंट्स वोलेटाइल है तो दोनों के दोनों क्या करेंगे? एक प्रेशर को लगाएंगे, वेपर प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे। सिंपली हमने क्या करा, एक कोई भी कंटेनर लिया जिसमें लिक्विड ए लिक्विड बी या दो कंपोनेंट को आपने मिक्स किया, तो दोनों लिक्विड मिक्स होने के बाद कुछ वेपर भी बनाएंगे। मान लो ये ए की वेपर्स है, ये बी की वेपर्स है। तो यहाँ पर जो इन दोनों का जितनी वेपर्स यहाँ पे डेवलप हो रही हैं या इन वेपर के द्वारा जो लगने वाला प्रेशर, इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है किसके बीच में? वेपर फेज और सॉल्यूशन फेज के बीच में। वेपर फेज में प्रेशर क्या लग रहा है, यहाँ पर प्रेशर क्या है, और सॉल्यूशन फेज में प्रेशर क्या है।
और ऐसी सिचुएशन में हम लोग डिस्कस करते हैं राउल्ट्स लॉ। क्यों? क्योंकि हमें किसको डिस्कस करना है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर को, प्रेशर से रिलेट करना है चीजों को। जैसे हम लोग प्रेशर से हेनरी लॉ में रिलेट कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पर इन चीजों को रिलेट करने के लिए कौन आता है? राउल्ट्स लॉ आता है। तो हम लोगों का जो बेसिक डिस्कशन है टॉप लेक्चर में वो राउल्ट्स लॉ पर रहेगा। और राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? कोई भी एक सॉल्यूशन है जिसमें कंपोनेंट्स अगर वोलेटाइल हैं, तो हर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, for a solution of volatile component, partial pressure of every component is directly proportionate to the mole fraction of the component. लेकिन किसमें? सॉल्यूशन फेज में। इन सॉल्यूशन फेज क्या बोला है समझिए। अगर कोई एक सॉल्यूशन है जिसमें कंपोनेंट्स वोलेटाइल हैं, तो हर कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो उस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा। लेट P1 and P2 are the partial pressure of component 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। मैंने बोला था कि हम लोग दो कंपोनेंट से मिलने वाले सॉल्यूशन को ही पढ़ते हैं। तो दो कंपोनेंट कोई भी ले लिए, एक लिक्विड और दूसरा लिक्विड, उनको जब मिक्स करा तो आपने बात करी कि जो कंपोनेंट 1 है उसका वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन में कितना है? P1 है, और दूसरे कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कितना है? P2 है। लेकिन किसमें है ये? इन सॉल्यूशन फेज। लेकिन सॉल्यूशन फेज में तो स्टेटमेंट क्या थी? पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को किससे नोट करते थे? x1 x2 से या xi1 xi2 से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? पहले कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू xi1। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है P1 नॉट xi1। सिमिलरली P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू xi2, तो P2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P2 नॉट xi2। बट आप एक बात याद रखेंगे, x1 एंड x2 क्या है? x1 और x2 दोनों के दोनों क्या है? ये मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1, और ये मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट 2 की। बट इन सॉल्यूशन फेज, इस चीज को याद रखेंगे, क्योंकि जैसे ही फेज चेंज हुआ तो मोल फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन भी चेंज हो जाएगा। P1 नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1। P2 नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2। जब आपने कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 को प्योरली लिया, एक कंटेनर था जिसमें आपने कंपोनेंट 1 लिया था
एक कंटेनर था जिसमें आपने कंपोनेंट 2 लिया था, अभी कोई इनके साथ मिक्स नहीं हुआ, ये प्योर फॉर्म में है, और ऐसे सिचुएशन में इनका जो पार्शियल प्रेशर है वो P1 नॉट या P2 नॉट है। जब इनको मिक्स कर लिया, एक कंटेनर में दोनों को उठा करके पलट दिया, जिसमें कंपोनेंट 1 + 2 दोनों थे, तो अब यहाँ पर 1 का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो P1 होगा, और 2 का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो P2 होगा। और ऐसी सिचुएशन में ही हम लोग ये P1 और P2 की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर हमने क्या करा, इन दोनों कंपोनेंट्स को उठा करके मिक्स किया है, तो अगर दोनों कंपोनेंट्स को हम लोग मिक्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब उस कंटेनर का में कुछ ना कुछ टोटल प्रेशर भी डेवलप होगा, और टोटल प्रेशर को डिटरमाइन करने के लिए आपने पढ़ा है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या पढ़ा है हमने? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्लास 11th में जब आप फिर स्टेट्स ऑफ मैटर में इसका डेरिवेशन भी करते थे, तो P टोटल इज इक्वल्स टू P1 + P2 एंड सो ऑन अप टू Pn। ये सिचुएशन होती थी। अब यहाँ पर हमारे कितने कंपोनेंट हैं? 2, तो P टोटल किसके बराबर हो जाएगा? P1 + P2 की। P टोटल इज इक्वल्स टू P1 किसके बराबर है? देखो, P1 नॉट Xi1। P2 किसके बराबर है? P2 नॉट Xi2। P टोटल इज इक्वल्स टू, हमें पता है Xi1 + Xi2 इज इक्वल्स टू 1 होता है, मोल फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था। तो Xi1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 - Xi2। वैल्यू को प्लेस करें, P1 नॉट इंटू 1 - Xi2 प्लस P2 नॉट Xi2। ये हो जाएगा P टोटल इज इक्वल्स टू P1 नॉट माइनस P1 नॉट Xi2 प्लस P2 नॉट Xi2। रीअरेंज करो, ये कुछ ऐसे देखेगा, P टोटल इज इक्वल्स टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट Xi2 माइनस P1 नॉट Xi2। इसे इधर ले आए, इसे इधर ले आए, बस इतना काम किया है। अब देखो, आगे से रब कर देते हैं, समझिए चीजों को थोड़ा सा। अब देखो, अगर यहाँ से Xi2 को कॉमन ले लूं तो क्या रहेगा? P टोटल इज इक्वल्स टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट Xi2। इस तरीके से अगर P टोटल डायरेक्टली आपको P1 और P2 की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे इनको दोनों को सबमिट करके निकाल सकते हैं। अगर आपको P1 नॉट X1 और P1 नॉट X2 की वैल्यू पता है, तो डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू प्लेस करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको दोनों की मोल फ्रैक्शन नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन पता हो, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू Xi2। बट याद रहे, P2 नॉट जो है वो ग्रेटर है किससे? वेयर P2 नॉट इज ग्रेटर देन P1 नॉट। मतलब ये जो वैल्यू है वो कैसी आने वाली है? पॉजिटिव आने वाली है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज को समझिए, यहाँ से आप एक चीज रिलेट कर सकते हैं कि अगर आपके पास किसी एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन पता है, तो आप उस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, जो टोटल प्रेशर है वो कंपोनेंट 2 की मोल फ्रैक्शन पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं। कैसे? देखो, अगर ये ले लिया मैंने y = mx + c से कंपेयर करिए, y = ये इंटरसेप्ट c, ये स्लोप m f। मैं जरा कंपेयर करता हूं इसको, देखो, y = c + mx को फॉलो कर रहे हैं और y = c + mx को फॉलो कर रहे हैं, तो देखो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। सॉल्यूशन के जब भी ग्राफ बनाते, कंटेनर टाइप में बनाते, इधर आपने ले लिया किसको? वेपर प्रेशर, और इधर आपने किसको ले लिया? मोल फ्रैक्शन। किसकी? कंपोनेंट 2 की सिंपली।
ऐसी सिचुएशन में क्या होगा जरा देखो, इंटरसेप्ट क्या है P1 नॉट के बराबर, तो अगर ये y एक्सिस और ये x एक्सिस की तरह ट्रीट करूं तो यहाँ पर इंटरसेप्ट कैसा आएगा पॉजिटिव, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। स्लोप कैसी है पॉजिटिव, मतलब कहाँ जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, कुछ इस तरीके। तो स्लोप की वैल्यू कितनी थी P1 नॉट, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे इसकी कितनी आएगी P2 नॉट, और ये हो किसके लिए गई कर P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 के। इस बात में कोई परेशानी, देखो सेटिस्फाई भी करते हैं। P टोटल इज इक्वल टू, चलिए उसकी बात बाद में करेंगे, पहले जरा एक चीज को देखते हैं। इसको ले लिया फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर मैंने क्या करा, इस कर्व के लिए यहाँ पर वैल्यू इसकी क्या आ रही है P1 नॉट, देखो कैसे P टोटल इज इक्वल P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2 था, ठीक है। अगर x2 की वैल्यू मैं 0 ले लूं, अगर x2 की वैल्यू क्या ले लूं 0, तो P टोटल इज इक्वल टू समथिंग इंटू 0 क्या आएगा 0 आ जाएगा P1 नॉट के बराबर। इस बात में कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। अब इसी की जगह मैंने क्या करा, ये आ गई ये, मैं थोड़ा सा रफ करके एक बार क्लियरली से लिख देता हूँ। इफ x2 इज इक्वल टू 0, अगर x2 इज इक्वल टू 0 होगा तो P टोटल इज इक्वल टू प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू 0, P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट के बराबर। तो ये तो सिचुएशन ये वाली आ गई, तो यहाँ पर x2 की वैल्यू कितनी हो गई 0, इस बात में कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। अगर मैंने क्या करा, अगर x2 की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो x1 इज इक्वल टू अपने आप क्या हो जाएगा 1, x1 की वैल्यू इस जगह पर क्या है 1। अगर मैं अब इस केस में हूँ यहाँ पर xy2 इज इक्वल टू 1 या x2 इज इक्वल टू 1, अगर मैंने ये 1 ले लिया तो P टोटल इज इक्वल टू P2 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू 1, तो P टोटल इज इक्वल टू P2 नॉट सॉरी P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट, P1 नॉट से P1 नॉट कैंसिल, P टोटल की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई P2 नॉट। भाई मैक्सिमम कब आएगी जब x2 की वैल्यू 1 होगी, मिनिमम कब आएगी जब x2 की वैल्यू 0, तो यहाँ पर x2 क्या हो गया 1, तो x1 क्या हो जाएगा 0। इस बात में कोई परेशानी, कोरिलेट कर दिया मैंने चीजों को। अब सुनो, हम तो जानते हैं P1 इज इक्वल टू P1 नॉट Xi1 या P1 नॉट x1 सिंपली हम लोग बोल देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं यहाँ पे, P1 के लिए, या ये याद रखना ये स्ट्रेट लाइन ही है, ये P2 के लिए, ये P1 के लिए। जरा देखो P1 के लिए कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1। अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे x1 की वैल्यू क्या है 0, और x1 की वैल्यू 0 हो गई तो P1 अपने आप कितना आ जाएगा, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू 0, तो P1 इज इक्वल टू क्या आ गया 0, तो P1 की वैल्यू यहाँ पर 0 है। अगर इधर आ जाए तो x1 की वैल्यू 1 है, P1 नॉट के बराबर आ जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो ये P1 के लिए कर्व आ गई, ये P2 के लिए P1 इज इक्वल टू P1 नॉट Xi1, P2 इज इक्वल टू P2 नॉट Xi2। तो इसी एक ग्राफ में हम लोगों ने P टोटल, P1 और P2 तीनों कर्व को एक्सप्लेन करने का काम किया। वापस से समझ लीजिए, देखो ये कर्व तो बड़ी आसान है लास्ट में बनाना, पहले इस कर्व को बना लेते हैं। y इज इक्वल टू c प्लस mx को फॉलो कर रहा था, इंटरसेप्ट c पॉजिटिव है तो P1 नॉट के बराबर हो गया। m स्लोप कैसी है पॉजिटिव, क्योंकि P2 की वैल्यू ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव आएगा, तो अपवर्ड डायरेक्शन में स्लोप चलती है। हमने वैल्यूज को प्लेस करा, अगर x2 की वैल्यू 0 है तो ऐसी सिचुएशन में ये वैल्यू कितनी आ गई P1 नॉट, ये x2 की वैल्यू 1 प्लेस करी तो P टोटल कितना आ गया P2 नॉट। दोनों ही कंडीशन को मैंने यहाँ पर सेटिस्फाई करा दिया। इन क्वेश्चन, इन इक्वेशन से बेस आप क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और समझते हैं यहीं पे, आपसे कंपोजिशन वेपर फेज में भी पूछा जाता है। अभी तक जो x1 या x2 या Xi1 या Xi2 था
वो किसे डिनोट कर रहा था, कंपोजिशन इन सॉल्यूशन फेज। अगर इसकी जगह हम लोग क्या करें, वेपर फेज में कंपोजिशन हमसे निकलवाया जाए तो कैसे निकालेंगे, तो कंपोजिशन इन वेपर फेज, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं ना। देखिए जरा, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में ही, जो पार्शियल प्रेशर होता है वो बराबर होता है मोल फ्रैक्शन इनटू प्रेशर। तो देखो, अगर कंपोनेंट 1 के पार्शियल प्रेशर की बात करें तो P1, मोल फ्रैक्शन याद रखना ये वेपर फेज की बात है, तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन को बाई से डिनोट करते हैं, तो बाई 1 इंटू पी टोटल। तो यहां से y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो y1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P टोटल। सिमिलरली P2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y2 इंटू P टोटल। तो y2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, y2 इज इक्वल टू P2 अपॉन P टोटल। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं और इसको कंपेयर करते हैं एक बार हेनरी लॉ। ठीक है, अगर भाई देखो वहां पर एक ही कंपोनेंट वोलेटाइल होता था हेनरी लॉ में, तो एक ही कंपोनेंट की मैं बात कर लेता हूँ। हेनरी लॉ क्या था, मान लो पहले एक कंपोनेंट था, तो P1 इज इक्वल्स टू KH इंटू Xi1। ये तो अगर कंडीशन बने किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। सिमिलरली P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट Xi1 है, इक्वेशन 2 किसके अकॉर्डिंग, टू राउल्ट्स लॉ। आप दोनों को जरा कंपेयर करो, अगर दोनों को हम कंपेयर करें तो देखो यहाँ पे भी P1, यहाँ पे भी P1, यहाँ पे भी Xi1, यहाँ पे भी Xi1, डिफरेंस किसमें है, KH और P1 नॉट जो कांस्टेंट है। तो अगर KH या if P1 नॉट बिकम इक्वल टू द हेनरी लॉ कांस्टेंट, देन अगर ये KH के बराबर ही हो जाए तो ये भी एक इसी का केस हो जाएगा, देन राउल्ट्स लॉ बिकम ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। अगर P1 नॉट KH के बराबर हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में जो राउल्ट्स लॉ है वो हेनरी लॉ का ही एक स्पेशल केस हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अंडर विच कंडीशन या इन विच कंडीशन राउल्ट्स लॉ बिकम ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, तो आप क्या बोलेंगे, ऐसी सिचुएशन जब P1 नॉट और KH दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में राउल्ट्स लॉ हेनरी लॉ का ही एक स्पेशल केस बन जाता है। अब हम लोग जब एक सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करते हैं, ऐसी सिचुएशन में वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन का क्या होगा उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। आप एक चीज याद रखेंगे, जब भी सॉलिड को आप लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं, लिक्विड के साथ सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो जो सॉलिड वाला कंपोनेंट है वो आपका कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल होगा, जो कि लिक्विड कंपोनेंट आपका वोलेटाइल है। यहाँ पर जो आपका सॉलिड है वो कैसा है, नॉन वोलेटाइल। वेपर में कन्वर्ट होने की क्षमता यहाँ पर ये नहीं बचेगा, इसके वेपर प्रेशर की बात नहीं होगी, मतलब वेपर प्रेशर क्या होगा, 0। और ये कैसा है, वोलेटाइल, मतलब इसका वेपर प्रेशर आप हमेशा क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। ठीक है, दूसरी, अब अगर इन सॉल्यूशन की हम लोग बात करें जहां पर एक कंपोनेंट वोलेटाइल है एक नॉन वोलेटाइल है, तो आप देखो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन था तो वहां मैटर नहीं करता था कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट, लेकिन जैसे ही एक सॉलिड है और एक लिक्विड आ गया, तो मैंने ऑलरेडी लिक्विड सॉल्यूशन की बात करी है,
तो फिर ये फिक्स हो गया कि सॉल्यूट हमेशा कौन होगा, सॉलिड होगा। और जब सॉल्यूट सॉलिड है तो यहाँ पर हमें डिनोट करना पड़ता है कि सॉल्यूट को किससे डिनोट करना है और लिक्विड को किससे। तो जो मैंने मोलरिटी का कंसेप्ट पढ़ाया था वहीं पे मैंने एक बात बोली थी आपसे कि चैप्टर में आप 1 और 2 को कैसे यूज करते हैं। अगर सॉल्वेंट है तो सबस्क्रिप्ट में 1 डिनोट करते हैं, और अगर सॉल्वेंट है सॉल्यूट है तो सबस्क्रिप्ट में 2 डिनोट करते हैं, और सॉल्वेंट है तो सबस्क्रिप्ट में 1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सॉल्वेंट के लिए 1 को यूज करना है और सॉल्यूट के लिए 2 को यूज करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखो हमने क्या करा, एक कंटेनर ले लिया, कंसेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। इसमें मैंने क्या करा, एक लिक्विड ले रखा था, लिक्विड के पार्टिकल्स इसके सरफेस पे, ये सरफेस वाले कुछ पार्टिकल्स मैं यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ। इसको एक क्लोज वेसल के अंदर पैक कर दिया इस तरीके से, कुछ जिससे कुछ बाहर ना निकल पाए। अब ये क्या कर रहा होगा, कुछ वेपर्स बना रहा होगा। जो वेपर्स हैं वो एटमॉस्फेयर में कुछ इस तरीके से पड़ी होंगी इसके पार्टिकल्स की, ये क्या है इसकी, वेपर्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट या वेपर्स ऑफ सॉल्वेंट, सिंपली ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। हमने क्या करा, सम अमाउंट ऑफ, ये अभी क्या था आपका, प्योर सॉल्वेंट था। अब हमने क्या करा, इसमें थोड़ा सा सॉलिड सॉल्यूट ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल सपोज ये सिचुएशन क्रिएट हो गई, सपोज ये सिचुएशन क्रिएट, अब जैसे ही आपने, अब इसमें क्या है, सॉल्यूट भी है, सॉलिड सॉल्यूट भी है, और साथ में सॉल्वेंट भी। ठीक है, इसको भी आपने एक कंटेनर में पैक कर दिया। अब यहाँ पर जो वेपर्स थी कुछ इस तरीके से विजुअलाइज होने लगी, किसकी, ये भी किसकी होंगी, सॉल्वेंट की, क्योंकि सॉल्यूट की तो कोई वेपर बनेंगी नहीं, क्योंकि सॉलिड सॉल्यूट है जो कि कैसा है, नॉन वोलेटाइल, तो वेपर्स ऑफ सॉल्वेंट। अब आप देखो एक्चुअलिटी में हुआ, जब ये सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में था तो सारे के सारे जो पार्टिकल सरफेस पे थे वो उस लिक्विड के थे, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स वेपर फॉर्म में जा रहे थे, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा, भाई वेपर ज्यादा है तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, जब आपने कुछ सॉलिड सॉल्यूट इसमें ऐड किया तो कुछ जो सरफेस वाली पोजीशन जो सॉल्वेंट ऑक्यूपाई कर रहे थे उसकी जगह पर सॉलिड वाले पार्टिकल भी ऑक्यूपाई करने लगे, जो मैं डार्क सर्कल से यहाँ पे दिखाई, तो जिसकी वजह से जो वेपर्स हैं, अब वो वेपर्स कम बन पाएंगे क्योंकि कॉन्टेक्ट में कम आ रहे तो सरफेस पार्टिकल कम वेपर में कन्वर्ट हो पाएंगे, और जब सरफेस पार्टिकल वेपर में कम कन्वर्ट हो पाएंगे तो वेपर प्रेशर में भी कुछ क्या आ जाएगा, डिक्रीजमेंट। तो जब आप किसी सॉलिड सॉल्यूट को एक लिक्विड सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो ऐसा करने पर उस लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा डिक्रीज होता है। ऑलवेज डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, किसका, सॉल्वेंट। ठीक है, मैं जरा राउल्ट्स लॉ को अप्लाई करता हूँ। अगर राउल्ट्स लॉ को मैं अप्लाई करूँ तो थोड़ा सा कंसेप्ट का जो समझाना था आगे बड़ा काम आएगा, जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे तो वहां पे बहुत काम आता है, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है ना। मैं अभी यहाँ पे राउल्ट्स लॉ लगाता हूँ। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, एक बात आपके समझ में आ गई होगी कि भैया वेपर प्रेशर सॉलिड का तो होगा नहीं, तो सेकंड कंपोनेंट का तो जीरो, तो सारा का सारा वेपर प्रेशर किसका, P1 का, तो P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Xi1, तो P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट Xi1। भाई यही P1 है, यही P टोटल है, क्योंकि P2 तो यहाँ पे कितना है, जीरो, मैं लिख भी दे रहा हूँ, P2 की वैल्यू तो यहाँ पे क्या होगी, जीरो। क्यों, क्योंकि P2 नॉट की वैल्यू क्या है, बिकॉज P2 नॉट इज जीरो, क्योंकि ये कैसा है, नॉन वोलेटाइल है ना।
उसके लिए ग्राफ बनाए, मैंने बोला था सॉल्यूशन का ग्राफ है, कंटेनर में बनाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, वेपर प्रेशर ले लिया। नीचे कैसे लेंगे, मोल फ्रैक्शन किसकी, सॉल्वेंट की। तो ये कौन है यहाँ पे P1, यहाँ पे कौन है Xi1। तो देखो इंटरसेप्ट तो 0 है तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, स्लोप पॉजिटिव है तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। कुछ इस तरीके का ग्राफ यहाँ पर ऑब्जर्व होने लगता है विद स्लोप इज इक्वल्स टू द P1 नॉट। इस बात में कोई दिक्कत। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर जो राउल्ट्स लॉ को लेकर के कंसेप्ट, चाहे हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड सॉल्यूशन हो, चाहे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन हो, उसे कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। अब हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.8 है NCERT इंटेक्स का। इस क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग समझते हैं किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे मिलते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B आर 450 एंड 700 mmHg। आपके पास दो लिक्विड है, एक लिक्विड A है एक लिक्विड B है, जहाँ पे प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर दे रखे हैं। प्योर का मतलब नॉच वाला। सॉल्यूशन करते हैं। PA नॉट कितना दे रखा है, देखो 450 mmHg। PV नॉट कितना दे रखा है, देखिए 700 mmHg। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। कंपोजिशन निकालना है लिक्विड मिक्सचर का इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg। अगर टोटल प्रेशर आपको कितना दे रखा हो, 600 mmHg दे रखा हो। ठीक है, अब देखो जरा क्या क्या निकालना है। कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर मतलब Xi1 Xia निकालना है, Xib निकालना है, और देखो और कुछ पूछे। ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन इन वेपर फेज। वेपर फेज में क्या होता है, मोल फ्रैक्शन बाई A एंड बाई B। तो ये कंपोजिशन निकालने हैं। देखो भैया मैंने आपको बोला था कि अगर आपको कभी भी टोटल प्रेशर निकालना हो तो एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। P टोटल इज इक्वल्स टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2। लेकिन यहाँ P टोटल तो ऑलरेडी दिया है। अब परेशानी क्या है, हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी। तो एक किसी की भी मोल फ्रैक्शन तो हमें पता नहीं, अगर एक की भी पता होती तो 1 में से हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देते। लेकिन यहाँ परेशानी ये है कि हमारे पास किसी की भी मोल फ्रैक्शन नहीं है। तो एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन को निकालने का सीधा सा हमारे पास एक तरीका क्या होता है, P टोटल वाला रिलेशन अप्लाई करते हैं। देखो बाय यूजिंग द फॉर्मूला P total is equals to P1 naught plus P2 naught minus P1 naught into Z। एक बात को जरा समझिए, वहां पे 1 और 2 था, यहाँ A और B है। मैंने बताया था P2 नॉट क्या होगा, बड़ा। तो बड़ा वाला कौन है यहाँ, PV नॉट। तो 2 की जगह क्या ले लो B, और 1 की जगह क्या ले लो A। इस बात में कोई परेशानी, वैल्यूज प्लेस कर दो। P टोटल की वैल्यू कितनी देखी 600। PA नॉट कितना है 450। PV नॉट कितना है 700। PA नॉट 450 इंटू Xib डिटरमाइन करना है। 450 को इधर ले आते हैं, 600 माइनस 450 इज इक्वल टू 700 माइनस 450 कितना बचेगा 250 Xib। तो ये कितना बचा 150 इज इक्वल टू 250 टाइम्स ऑफ Xib। तो Xib इज इक्वल टू या X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 150 अपॉन 250। 0 से 0 कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 आर 25। तो 3 अपॉन 5 डिवाइड लगा दीजिए 0.6 आ जाए। एक तो आंसर आ गया Xib। अभी हमें और क्या निकालना है, Xia निकालना है। देखो as we know that Xia plus Xib is equals to 1। इन्हीं भी दो कंपोनेंट है, बाइनरी सॉल्यूशन है, तो उन कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर होगा। तो Xia इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.6। तो Xia इज इक्वल्स टू 0.6।
दूसरा आंसर भी हमारा आ गया। अब देखो हमें क्या निकालना है, बाई ए और बाई बी। हमने फॉर्मूला पढ़ा था पी ए इज इक्वल्स टू वाई ए इंटू पी टोटल। तो वाई ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पी ए अपॉन पी टोटल। बट पी ए की वैल्यू तो पता हो तो पी ए की वैल्यू निकाल लें। पी ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, पी नॉट ए जाई ए। पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए की वैल्यू कितनी 450, जाई ए की वैल्यू कितनी डिटरमाइन करी थी अभी हमने 0.4। तो पी ए इज इक्वल्स टू कितना आ गया, सॉल्व करिए 0, 4 5 20, 4 4 16 to 18 डेसिमल, तो 180 mm/Hg प्लेस कर दो। वाई ए इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 600, 0 0, 6 3 18, 6 10 60, 10 से डिवाइड लगा दीजिए 0.3 आ जाएगा। सिमिलरली वाई बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, पी बी अपॉन पी टोटल। पी बी की वैल्यू भी ऐसी निकलेगी, पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नॉट जाई बी। तो पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नॉट कितना है देखो 700, जाई बी कितना है 0.6। तो पी बी मल्टीप्लाई करिए 420 mm/Hg। इन वैल्यूज को अगेन प्लेस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 420 अपॉन 600, 0 से 0, 6 7 42, 6 7 6 10 60। तो वाई बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 अपॉन 10 दैट इज 0.7। बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे। एक कोई अननोन वैल्यू होगी, उस वैल्यू को आप इस फॉर्मूले की हेल्प से डिटरमाइन कर लीजिए। बाकी सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, उन फॉर्मूलाज में वैल्यूज प्लेस करिए, क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व होगा। देखिए राउल्स लॉ पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट हो, सॉल्व एग्जाम्पल हो, एक्सरसाइज हो, या एडिशनल कहीं के भी क्वेश्चन मिलते हैं, तो वो आप ट्राई कर लीजिए। कोई भी अगर डाउट्स होते हैं तो उन्हें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस